देहरादून में पेश आए एक सड़क हादसे में कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं। उत्तराखंड हिमाचल सरहद के करीब गाड़ी की गहरी खाई में जा गिरने से यह हादसा पेश आया। ओहदेदारों के मुताबिक गाड़ी पर 25 अफराद सवार थे। मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मॉर्निंग 8:30 साढ़े 8 बजे हमारे पास खबर आई थी डिज़ास्टर कंट्रोल रूम में भी और मेरे ऑफिस में भी कि ये एक यूटिलिटी थी जिसमें संभवतः 15 से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे थे और बायना गांव जो है वहाँ पे ये हादसा हुआ है। ये गाड़ी बायना गांव से टुवर्ड्स विकास नगर जा रही थी। लगभग 13 कंफर्म डेड बताया जा रहा है और 2 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और गुलहाड़ जो पीएचसी है जो वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे उन घायलों को एडमिट करा दिया गया है। स्पॉट पे ही हम लोग पोस्टमार्टम कराने की फैसिलिटी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। प्राइवेट यूटिलिटी व्हीकल थी इसलिए जो आपदा के नॉर्म्स हैं उस पर लागू नहीं होते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से मैसेज प्राप्त हुआ है कि विवेकाधीन कोष में फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो मृतक हैं और जो घायल हैं दोनों को। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने रन फॉर पीस का खास एहतमाम किया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ में कई जुमरों में बच्चों और नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दौड़ के बाद डीजीपी दिलबाग सिंह ने इनामात और तहनीत पेश की। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि तशद्दुद के रास्ते पर गए नौजवानों को अमन और इल्म का रास्ता चुनना चाहिए। पार्टिसिपेशन आज के प्रोग्राम में सब चीजें हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि लोग अमन और तरक्की की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लोग तशद्दुद को रद्द करते हैं, कंडम करते हैं। सर, क्या मैसेज रहेगा आपका उनको जिन्होंने हथियार उठाए? हमारा मैसेज यही रहेगा कि आप लोग अपने माँ बाप के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपके इस कदम से हर किसी को तकलीफ पहुंचती है, आपकी अपनी जान भी इसमें जाया होती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हथियार उठाने की जगह, जैसा कि पहले ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आए थे, उनका पैगाम था कि हाथ में पत्थर या गोली या बंदूक की जगह हाथ में किताब। मेरी पोजीशन 5th आई और मैं प्राइज जीता 3000। मैं बहुत मजा आ रहा है और हम यहाँ पे बराबर 6 बजे आए थे, निकले थे घर से। ऐसा होना चाहिए आगे। Well, it was a very good event. We all tried our best and then some got medals, got cash, and then it was very exciting. It was a great experience. Messages they have to really keep trying and always do their best and always participate, especially girls. In here, girls are like, they think they can only be at home cooking, washing dishes, but I'm here to prove that girls can also win. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी एकता दिवस पर खिताब करते हुए तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमेशा मुल्क के मुफाद को तरजीह दी थी और सरदार पटेल मुल्क के शहरियों के दिल में हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे और भारत आत्मनिर्भरता के मिशन पर आगे चल पड़ा है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। आज देश भर में एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हमारे ऊर्जावान साथी भारत की अखंडता के प्रति अखंड भाव के प्रतीक है। ये भावना हम देश के कोने कोने में हो रही राष्ट्रीय एकता परेड में
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हो रहे आयोजनों में भली भांति देख रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पैदाइश के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता परेड में हिस्सा लिया। अमित शाह ने मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरंदेशी का हवाला देते हुए मुख्तलिफ फौजी जवानों को हलफ दिलाया। मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस समेत दीगर कई फौजी जवानों ने दोपहियों की गाड़ियों और साइकिलों से अपने हुनर का शानदार मुजाहरा किया। वाज़ेह रहे कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में राष्ट्रीय एकता दिवस का खास एहतमाम किया जाता है। हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिन के रूप में मनाने की आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु आज इस राष्ट्रीय एकता दिन का एक अलग महत्व भी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता दिन आजादी के अमृत महोत्सव का दिन है। आजादी के अमृत महोत्सव में पड़ने वाला ये राष्ट्रीय एकता दिन हम सब के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सरदार महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने कहा कि ड्रग्स के मामले में उन्हें बोलने से रोका जा रहा था, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। उन्होंने ये भी कहा कि बाज़ लोगों की जानिब से उनको कहा गया कि ड्रग्स के मामले में अगर कुछ कहा तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके फर्जंद की भी इस मामले में बाकायदा जहन साजी करने की कोशिश की गई। मुझे मेरे जानने वाले आकर बोल रहे थे कि आप रुक जाइए, शाहरुख खान को बताया जा रहा है कि तुम्हारे बोलने की वजह से तुम्हारा लड़का फंसते जा रहा है। जिम्मेदार लोग भी बोले, मेरे नजदीक के लोग भी बोले। उसे डराया गया कि नवाब मलिक को रोका जाए। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरा एक वकील है लड़का, कुछ वकील उसको भी अलग अलग तरीके से उसका दिमागी तौर पे ब्रेन वॉश कर रहे थे। वो भी घर में आके पूरी तरह से डिसमूड था, अपनी माँ को कहता था, मुझे कहता था कि डैडी बस करो मत करो। दूसरे लड़के को डराया गया, वो भी प्रेशर में था। लेकिन उन्हें पता नहीं कि डराने से कोई व्यक्ति डरता नहीं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ड्रग का मामला बहुत बड़ा होता है, इसमें बड़े पैसे इन्वॉल्व होते हैं, गुंडे इन्वॉल्व होते हैं, आपकी जान जा सकती है। प्रयास तो हुआ मेरी जबान बंद करने का, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि हम इसे लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। जो जिसको करना है वो करे। कोई ये कहता होगा कि नवाब मलिक को मार देंगे, मेरा पूरा विश्वास है जिस दिन मरना है मैं मरूंगा। और लोगों को कहना चाहती हूँ जो इस तरह की बातें करते हैं कि मर गए मारने वाले। मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कामों की सताइश की है और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों का नतीजा है कि आज दुनिया भर में हिंदुस्तान का मौक़िफ़ काफ़ी मुस्तहकम है। मरकजी वज़ीर ने कहा कि कांग्रेस एक लूज़र पार्टी है। परिश्रम से परिणाम को ला करके आज पूरी दुनिया को ये बात साबित की है कि भारत के लोगों की ताकत, भारत के लोगों की मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा है कि आज भारत पूरी दुनिया के सामने एक मजबूत और एक ताकतवर देश के रूप में दिखाई पड़ रहा है। हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो समावेशी नेतृत्व है, सर्वस्पर्शी सोच है, वो सोच जो है आज पूरी दुनिया उसे स्वीकार कर रही है और तो पूरी दुनिया उसे सलाम कर रही है। ये हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय है, सम्मान का विषय है, फख्र का विषय है। ये कुछ लोगों को बड़ी गलतफहमी है। कांग्रेस पार्टी अब मेजर पार्टी नहीं है बल्कि लूजर पार्टी है, और ऐसी लूजर पार्टी है कि उस नाव पर जो भी बैठेगा वो भी डूबेगा, क्योंकि उनके पास नीतियां नहीं है, नेतृत्व नहीं है, नकारात्मक सोच से भरपूर है। तो ऐसी जो है वो मेजर पार्टी जो लूजर पार्टी का रिकॉर्ड बनाने में लगी हो, उसके बारे में जो है वो अगर कोई इस तरह की बात कहता है तो या तो उसकी समझ नहीं है या समझ करके ना समझ बन रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप के कल के मैच के नताइज पर।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर असेंबली हॉल के रूबरू मुनक़्क़दा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें खिराज पेश किया। प्रोग्राम में सियासी रहनुमाओं के अलावा आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में नेशनल यूनिटी डे मनाया जा रहा है। 146वीं पावन जयंती के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और ये हम सबका सौभाग्य है कि आजादी की अमृत महोत्सव वर्ष में भारत की एकता और अखंडता का यह महान सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 सदियों की गुलामी के बाद भारत स्वतंत्र होता है। मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कश्मीर में 370 हटाने के बाद भी कुछ नहीं बदला, बल्कि हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, आम शहरी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान से ड्रोन्स में हथियार आ रहे हैं। ऐसे में हुकूमत क्या कर रही है? और ये तमाम सवाल MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए। उनका कहना है कि मोदी के दौरे हुकूमत में मुल्क की सरहदें महफूज नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपने 2 रोज़ा दौरे पर औरंगाबाद पहुंचे। वो बुजुर्गान दीन की सरजमीन खुल्दाबाद में मीडिया से खिताब कर रहे थे। क्या बदला कश्मीर में? कुछ नहीं बदला। 15 से हमारे भारत के सिपाहियों को टेररिस्ट उनकी जान ले लिए। सिविलियन किलिंग्स हो गए 20 से 25 माह पे। पाकिस्तान से ड्रोन्स में हथियार आ रहे। क्या कर रहे भाई आप? क्या कर रहे हैं वहां पे आप? कुछ नहीं कर रहे। और आप किसकी बातों में आकर आपने पाकिस्तान से सीज फायर दोबारा साइन किया? भाई किस बुनियाद पे साइन किया आपने सीज फायर को? कौन सा सीज फायर है जो हमारे सिपाही मर रहे हैं वहां पर? LAC पे चीन, LOC पे पाकिस्तान ही हरकत कर रहा है और आप क्रिकेट मैच खेल रहे। क्रिकेट मैच हम बोले मत खेलो, हार गए तो खाली शम्मी को टारगेट बना रहे आप। क्या फॉरेन पॉलिसी है मोदी सरकार की, बताइए आप। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज गोरखपुर में एक रैली से खिताब करने वाली हैं। आपको बताएं कि यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ का गढ़ समझे जाने वाले हल्के गोरखपुर में प्रियंका गांधी की रैली में लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। प्रियंका गांधी ने 10 अक्टूबर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हल्के वाराणसी से प्रतिज्ञा यात्रा का आगाज किया था। प्रियंका गांधी ने अपनी यात्रा के जरिए खवातीन को 40% रिजर्वेशन फराहम करने की मुहिम भी शुरू की है। खबरों में इतना ही। आदाब।